हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। एनटीए यूजीसी नेट इस बार लॉ वालों के लिए फुल ऑफ सरप्राइज था। सबसे पहले आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एनटीए वाज पंक्चुअल। 31 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद तुरंत ही इसकी जो एग्जाम की नोटिफिकेशन है वो आ गई थी। सेकेंड सरप्राइज लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये था कि जैसे कि हमने प्रीवियस के पैटर्न में देखा कि ये जो एग्जाम है लॉ वालों का वो थर्ड या फोर्थ फेज में कंडक्ट किया जाता था, बट इस टाइम फर्स्ट फेज में ही लॉ का जो एग्जाम है वो शेड्यूल कर दिया गया। यूजीसी नेट लॉ 2023 जून का जो पेपर है वो इस बार 16 जून को कंडक्ट हुआ था इन द सेकंड शिफ्ट। आज के इस वीडियो में हम उसी पेपर को एनालाइज करेंगे, पेपर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनके कट ऑफ पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1। अगर एक वर्ड में, दो वर्ड में अगर इस पेपर को, जून 2023 के लॉ पेपर को पेपर 1 विद पेपर 2 अगर डिस्क्राइब करना हो तो इसे हम वन वर्ड में अनप्रेडिक्टेबल या फिर हम इसे अनबैलेंस्ड विथ नो गेसवर्क कह सकते हैं। मतलब वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो तो इट वाज अनबैलेंस्ड विथ नो गेसवर्क। पेपर का पैटर्न हर बार एक स्टेप जो है वो टफ होता जा रहा है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हमारे रहे हैं उसके बेसिस पर इस पेपर को अगर हम एनालाइज करें तो इसे हम थोड़ा सा डिफिकल्ट ही कहें तो ये गलत नहीं होगा। पेपर 1 की हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम डीआई पोर्शन को देखें तो डीआई पोर्शन बहुत टाइम टेकिंग था और इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ, मतलब द नेक्स्ट लेवल। जितने भी अगर आप 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देख लो पेपर 1 के, उनके डीआई को देख सकते हो। और ये वाला डीआई, इस बार जो एग्जाम में डीआई आया था कोई मैच ही नहीं है, मतलब डीआई वाज मच मोर डिफिकल्ट। एक नॉर्मल लॉ स्टूडेंट के लिए तो क्या ही, बिकॉज वो लॉ पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे, फिर भी जो बेसिक मैथ्स होती है डीआई बिल्कुल भी वैसा नहीं था। डीआई वाज वेरी मच डिफिकल्ट, टाइम टेकिंग। बहुत से स्टूडेंट्स तो सिर्फ ऐसे ही ट्राई करने पर भी उनसे सॉल्व नहीं हुआ, टाइम काफी वेस्ट हो गया और जस्ट गेस वर्क करके ही इन आंसर्स को मार्क कर दिया गया। मैथ्स तो इसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव पॉइंट रहा, क्योंकि मैथ्स जनरली लॉ पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं आता कि आपके जो डीआई के 5 क्वेश्चंस है यानी कि जो 10 मार्क्स है वो आप मिस कर जाओ। इसमें जब हम पेपर को कैलकुलेट करते हैं तो हम डीआई के 10 मार्क्स तो बिल्कुल सिक्योर करके चलते हैं कि इतना तो हम कर ही सकते हैं, बिकॉज बेसिक मैथ्स ही जनरली आते हैं, प्रॉफिट लॉस वाले, परसेंटेज वाले, एवरेज वाले, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीआई में। बट इस टाइम एनटीए ने लॉ वालों को इसमें भी सरप्राइज दे दिया और डीआई का एक बड़ा सा सरप्राइज दे दिया, घटिया सा सरप्राइज जो सभी स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट कर देता है। इसमें 10 मार्क्स स्टूडेंट्स के ओवरऑल वैसे ही समझ लो नेगेटिव में चले जाते हैं। जो अब गेस वर्क में करेक्ट हो गया आंसर तो खैर गॉड नोस, बट बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका डीआई कंप्लीट हुआ हो। कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन वाज अ बिट इजी, कॉम्प्रिहेंशन से ही क्वेश्चन थे तो इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। रिसर्च से काफी क्वेश्चंस थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। यूजीसी नेट का जो पेपर है वो हम जानते हैं ये एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उन्हें रिपीट बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उन्हें बिल्कुल रिपीट करता है। सो कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह से पूछे गए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर ही इस बार भी रिसर्च के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिलोगिज्म या फिर हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो उसमें भी मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन पेपर था। वो अगर एक प्रोपोर्शन पॉजिटिव है, फॉल्स है तो दूसरा ट्रू कौन सा होना चाहिए, एक ट्रू है तो दूसरा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के थे। ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो नॉर्मल था, मतलब अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी है तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। आईसीटी का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग वगैरह थे और आईसीटी के ज्यादा क्वेश्चंस थे भी नहीं। ओवरऑल पेपर वाज थियोरेटिकल, यानी थियोरेटिकल ज्यादा थे और टाइम टेकिंग था। और इसमें गेस वर्क तो आप समझ लो, जो एलिमिनेशन मेथड जिसकी हम बात करते हैं जनरली पेपर्स में यही होता है कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो हम अगर 100% भी पढ़ के जाए तो भी एग्जैक्ट जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे नहीं। तो जो ऑप्शंस थे वो इतने क्लोज थे कि पढ़ के लगता था कि सभी जो आंसर है वो करेक्ट होंगे। सो गेस वर्क वाला जो एक आइडिया है वो इस बार पेपर में थोड़ा सा कम जो है अप्लाई स्टूडेंट्स कर पाए, क्योंकि ऑप्शंस वाज वेरी मच क्लोज। सो ओवरऑल पेपर 1 इसको हम अगर डिफिकल्ट कहें तो ये गलत नहीं होगा। और जो अनबैलेंस तो कुछ कहना ही नहीं है। यूजीसी नेट में सिलेबस में 10 यूनिट्स दिए गए हैं
और वो 10 यूनिट्स के अंदर कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये बताया हुआ नहीं है। तो ये हर बार डिपेंड होता है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी से ज्यादा पूछे जाते किसी से कम क्वेश्चन पूछे जाते। बट इस बार जो पेपर था वो कुछ ज्यादा ही अनबैलेंस्ड था। किसी यूनिट में तो बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और किसी यूनिट्स को तो छोड़ भी दिया गया। तो इस तरह से पेपर 1 वाज अ बिट डिफिकल्ट, अनबैलेंस्ड एंड इट वाज द ऑप्शंस वेर वेरी क्लोज, जिनकी वजह से गेस वर्क करना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पैटर्न है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट इस बार का पेपर आया था ऑफ पेपर 1। पेपर 2 लॉ की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड था, बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड था। 10 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स पर तो इतना ज्यादा फोकस किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कॉम्परेटिव लॉ से तो 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा जो कंपनी लॉ है उससे भी बहुत कम क्वेश्चन थे, यानी कि जो मेजर लॉज हैं उनसे तो क्वेश्चंस थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे, लेकिन मेजर लॉ में हमारा कंपनी लॉ का भी पोर्शन आता है, उससे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब फुल पेपर में आप ऐसा मान लो कि ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ही भरा पड़ा था। पीआईएल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे। उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहला पीआईएल कौन सा था, जजेस ट्रांसफर केस आया था। पीआईएल के भी जो केस लॉज हैं वो पूछे गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करा था इस वाले पेपर में। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं हर बार, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट दिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया था। एनवायरमेंट लॉ की बात करें तो इससे भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। एनवायरमेंट लॉ का पेपर काफी टफ नहीं था। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है एनवायरमेंट लॉ की, और जो मैंने चैनल पर भी एनवायरमेंट लॉ के जो वीडियोस, केस लॉज वाले जो वीडियोस बनाए हैं, उनसे रिलेटेड ही, केस लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंट लॉ। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इस तरह के कुछ अजीब से एक्ट भी आए थे, 1-2 क्वेश्चन फॉरेस्ट एक्ट के जो रिलेवेंट नहीं था, फिर भी एनटीए ने पूछ लिया था एज अ सरप्राइज स्टूडेंट्स के लिए। तो वो एक अच्छा पोर्शन नहीं था एनवायरमेंट लॉ में। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और इन सब से रिलेटेड केस लॉज पूछे गए थे। तो पढ़ाई करी होगी तो ये क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। आईपीआर से पेटेंट लॉ के क्वेश्चंस थे। कॉपीराइट के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको बताना था कि किसका टर्म जो है वो ज्यादा टाइम तक चलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो कॉपीराइट भी ठीक था, बट ये भी कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन था। कॉपीराइट से इस टाइप के क्वेश्चंस आईपीआर से प्रीवियस के टर्म्स में नहीं पूछे गए, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन। जनरली इसमें से केस लॉज आते हैं, सेक्शंस आते हैं, या फिर केस लॉज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना आता है। बट इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कॉपीराइट से इस बार ही पूछे गए हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक चीज इस बार अच्छी थी कि बुक्स को ईयर वाइज अरेंज करने नहीं पूछा गया था। ज्यूरिस्प्रूडेंस, जैसे कि अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो बुक्स जो है, सिंपल बुक पूछा गया था, कंसेप्ट ऑफ लॉ, ये किसने लिखा है, तो इजी क्वेश्चन थे बुक से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे ना तो उसमें बुक्स और ऑथर के अलावा उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इन बुक्स को ईयर वाइज आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करो कि कौन सा बुक जो है वो कौन से ईयर में लिखा गया था। तो इस टाइप के जो डिफिकल्ट पैटर्न है वो इस बार नहीं पूछे गए थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्रोनोलॉजिकल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में भी, ज्यूरिस्प्रूडेंस के पार्ट में भी, इन सब में। इस बार ये क्रोनोलॉजिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कम देखा गया पेपर में। स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल लॉ में केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो पैकेट हवाना वाला केस, इनको मैच द फॉलोइंग वगैरह में अरेंज करो। सो इंटरनेशनल लॉ से भी नहीं भी तो आप मान लो कि 15 से 20 क्वेश्चन तो पूछे ही गए होंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इस टाइम क्वेश्चन पेपर में। इंटरनेशनल लॉ से वैसे तो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से भी, लेकिन इस बार इंटरनेशनल लॉ पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि जो जिस टाइम पर जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है, एनटीए उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन पेपर बनाता है। जैसे पिछले के टाइम्स में 1-2 टर्म में वो अमित शाह हवाले की वजह से ये क्रोनोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो कुछ ज्यादा ही हाइप हो गया था, तो 2-3 टर्म में क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। इस बार इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल लॉ से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है उन पर फोकस किया जा रहा है, उनमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। आर्टिकल 44 वगैरह भी अभी काफी चर्चा में है, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पर भी ज्यादा फोकस किया गया था। सो इस तरह से यूनिट्स को जो है इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है, कि ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से
100% 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार के क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत ही अनबैलेंस्ड है। मैंने बिगिनिंग से ही बताया है कि वन वर्ड में इसे अनबैलेंस्ड ही कह सकते हैं, बिकॉज ये स्टूडेंट्स को इस तरह से सरप्राइज दे रहा है कि एक यूनिट से उसने 20 क्वेश्चंस पूछ लिए और एक यूनिट को टच भी नहीं किया। फैमिली लॉ से भी कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने को मिले, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के क्वेश्चन से, मेंटेनेंस के क्वेश्चन से। जनरली फैमिली लॉ से ना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल केस लॉज वाले, या फिर वो मैरिज से रिलेटेड, मैरिज की रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसीजर्स है, उनसे रिलेटेड केस लॉज हैं, सेक्शंस है, उनको मैच द फॉलोइंग में आपको लिखना होता है। बट इस बार माइनॉरिटी गार्जियनशिप के क्वेश्चंस देखे गए, मेंटेनेंस के क्वेश्चंस देखे गए, तो इस तरह के कुछ न्यू क्वेश्चंस फैमिली लॉ से इस बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। कॉम्प्रिहेंशन, ये हम पिछले टाइम से देख रहे हैं कि 2 कॉम्प्रिहेंशन तो पूछे ही जाते हैं। उनमें से एक शायद रूल ऑफ लॉ का था और एक और कॉम्प्रिहेंशन वाज देयर। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपको पैसेज से मिल जाता है, 1 या 2, बाकी आपको अपनी प्रेजेंट ऑफ जो लीगल थिंकिंग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लीगल थिंकिंग वाली, उसको अप्लाई करके आंसर देना होता है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल का था। ये अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा तो आप इनको डेफिनेटली आंसर कर पाए होंगे। कमर्शियल लॉ से तो 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। एनआई एक्ट से एक क्वेश्चन था, वो प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। बाकी कंपनी लॉ वगैरह, एमवी एक्ट से तो इन सब से हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। कॉम्परेटिव पब्लिक लॉ से भी 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो वो रूल ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू वाला एक क्वेश्चन था, तो दैट्स इट। अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बात करें तो वो तो कॉम्पैरेटिव पब्लिक लॉ से भरा हुआ था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन कौन से दूसरे कंट्रीज में फॉलो होता है, इंग्लैंड में फॉलो होता है या नहीं, राइट टू प्राइवेसी, ये कौन कौन से कंट्रीज जो है वो अप्लाई करते हैं। इस टाइप के बहुत से इंटरनेशनल कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। इस ईयर 1 से 2 क्वेश्चन ही हार्डली देखा गया। इस यूनिट को तो उन्होंने टोटली इग्नोर ही कर दिया, कमर्शियल लॉ वाले यूनिट को, कंपैरेटिव लॉ वाले यूनिट को, इन लॉज को टोटली इग्नोर कर दिया गया और फुल इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के क्वेश्चंस जो हैं वो भरे पड़े थे। और जो क्वेश्चंस हैं वो भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पर ही हम कह सकते हैं, गेस वर्क नहीं कर सकते थे। केस लॉज में आप कैसे गेस वर्क कर सकते हो? अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो और ऑप्शंस भी इतने क्लोज कि आप एलिमिनेशन मेथड जो ट्रिक होती है, क्योंकि जनरली सभी क्वेश्चंस तो नहीं आते, एलिमिनेशन मेथड आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो इसमें जस्ट तुक्का मार के ही जो आंसर्स नहीं आते उनको तुक्का मार के ही कंप्लीट किया जा सकता था। सो ओवरऑल पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का था। पेपर का पैटर्न हर बार डिफिकल्ट होता जा रहा है 10%, 15%, 20% से। सो इट इज बेटर कि आप जो है जितनी जल्दी हो सके इस एग्जाम को क्रैक करो और इस जंजाल से निकलो। मतलब जितना ज्यादा आप डिले करोगे, अपनी प्रिपरेशंस को ढीला करते जाओगे, ये चीज आपके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। सो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ प्रोबेबली हाई नहीं जाना चाहिए, बट अगेन जैसे कि हमने कहा है कि एनटीए इस बार लॉ वालों को सरप्राइज देने के मूड में है, सो वी नेवर नो। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है जो 65 था फॉर जनरल एंड जनरल कैटेगरीज की बात करें तो नेट के लिए इट वाज 65 और जीआरएफ के लिए 70 था। तो इसी के बेसिस पर इस बार अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये 63 से 65 के रेंज में ही होना चाहिए। अदरवाइज आप 65 से 68 हार्डली मान लो, है ना। 68 से ज्यादा इन लोगों को नहीं रखना चाहिए अपने इस बार का जो कट ऑफ है वो। और जीआरएफ की बात करें तो ये तो 70 से 72 के बीच में जाएगा ही। इसी अकॉर्डिंग आप पिछले ईयर से अगर 1-2% जो है वो माइनस कर दो, 1 या 2%, तो इस ईयर का कट ऑफ ऐसा हो सकता है। इट इज जस्ट एक्सपेक्टेशंस, बाकी एनटीए तो सरप्राइज ही देते रहते हैं। सो इट इज बेटर, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप जितनी जल्दी हो सके इस एग्जाम को क्रैक कर जाओ और आपको नेक्स्ट ईयर वापस से इन डिफिकल्टीज का और इन प्रॉब्लम्स का को वापस से फेस ना करना पड़े। सो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी इस पेपर को दिया है, आई प्रे कि आपका जेआरएफ इस बार डेफिनेटली क्लियर हो जाए और आपको वापस से इस एग्जाम को फेस ना करना पड़े। सो इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन लॉ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।